श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स एवं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में रेडियो तरंग प्रस्तुत करता है हमारी अनूठी श्रृंखला हमारी शान भारतीय किसान। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो तरंग 90.0 FM रामलाल आनंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने सामुदायिक रेडियो पर। हमारा आज का विषय है कृषि अवशेष प्रबंधन, जिसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं डॉक्टर दिनेश कुमार। और मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आपका हमारे स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम हमारी शान भारतीय किसान में। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कृषि अवशेष प्रबंधन विषय के बारे में। कृषि अवशेष प्रबंधन वर्षा ऋतु में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस समय खेतों में बचे फसल अवशेष मिट्टी की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता को सीधे प्रभावित करते हैं। यदि हम अवशेषों को सही ढंग से खेतों में मिला दें तो वे जैविक खाद का कार्य करने लगते हैं और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी बढ़ जाती है। वर्षा का पानी इन अवशेषों को सड़ाने की प्रक्रिया को भी तेज करता है, जिससे आवश्यक पोषक तत्व धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है, कटाव कम होता है और सूक्ष्म जीवों की गतिविधि भी सक्रिय हो जाती है। इसके विपरीत अवशेषों को जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है, लाभकारी जीव नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी की उर्वरता भी कम हो जाती है। इसीलिए वर्षा के मौसम में कृषि अवशेषों का उचित प्रबंधन न केवल पर्यावरण में सहायक होता है, बल्कि टिकाऊ और लाभकारी कृषि प्रणाली को भी मजबूत बनाता है। फसल काटने के बाद खेत में जो पराली, भूसा, डंठल, पत्तियां, अन्य अवशेष बचते हैं, उन्हें अक्सर किसान बोझ समझ लेते हैं। कई बार समय की कमी या साधनों के अभाव में इन्हें जला भी दिया जाता है। लेकिन क्या ये अवशेष वास्तव में बेकार हैं? क्या इनसे खाद, चारा, ऊर्जा, जैविक पदार्थ और अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है? क्या इनका सही प्रबंधन मिट्टी और पर्यावरण के लिए लाभकारी हो सकता है? इन्हीं सभी प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश कुमार सर, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में प्रधान वैज्ञानिक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि आज हम कृषि अवशेष प्रबंधन विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कृषि अवशेष या एग्रो वेस्ट से क्या तात्पर्य है और कृषि अवशेष क्या होते हैं? निश्चित तौर पे हर एक किसान का ये जो हमारे एग्री वेस्ट हैं या कृषि के हमारे अवशेष हैं, पाला पड़ता है। और ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो फसल उत्पादन हो, कटाई, मड़ाई, प्रसंस्करण हो या कृषि आधारित जो गतिविधियां किसानों की होती हैं, उनके बाद बच जाते हैं। यानी मुख्य जो उत्पाद है वो किसान ले जाते हैं और जो बाकी उत्पाद होता है, बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, वो एक तरह के हमारे कृषि अवशेष होते हैं। जैसे धान की पराली हुई, भूसा हुआ, मक्का के डंठल, गन्ने की पत्ती, कपास की डंडियाँ, दलहनों के तने कई बार होते हैं, सब्जियों के छिलके, फल प्रसंस्करण के अवशेष हैं जैसे, और पशुपालन से निकलने वाला गोबर है जैसे, या उनका बचा हुआ चारा है। ये सब पदार्थ हमारे कृषि अवशेष में शामिल होते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है जो किसानों को समझना चाहिए कि ये कचरा नहीं है, इनको हमें कचरा नहीं समझना है, बल्कि हम इनका सही प्रबंधन करके इनसे हम खाद बना सकते हैं, चारा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पराली है हमारी कई बार पशुओं को खिलाई जा सकती है। बायोगैस पे भारत सरकार बहुत जोर दे रही है, बायोगैस पैदा की जा सकती है, जैसे बायो CNG है, कंपोस्ट पैदा की जा सकती है, मल्च के तौर पे जो पलवार है उसके तौर पे प्रयोग में लाया जा सकता है, या एक बायोचार होता है, किसान भाई समझने लगे हैं, उसको भी बनाया जा सकता है और साथ ही साथ इनसे ऊर्जा की उत्पत्ति भी की जा सकती है। तो सर, भारत में कृषि अवशेष इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, इतना ज़रूरी क्यों हो गया है, और आजकल हम ये देखते हैं इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो इसका कारण क्या है? निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश में जो कृषि के ये अवशेष हैं वो पैदा होते हैं। खास करके जैसे मैंने बताया, फसलों से आते हैं, या फिर हमारे जो उद्योग धंधे लगे होते हैं जहाँ पे प्रसंस्करण होता है वहाँ से भी आते हैं। कई बार तो हमारे जो घर में हमारे किचन गार्डन होता है वहाँ से भी वेस्ट आते हैं। उनको भी बारीकी से देखा जाए तो वो भी एग्रीकल्चर वेस्ट है, फसलों के अवशेष हैं या कृषि के अवशेष हैं। अब दिक्कत यह है कि इनका प्रबंधन अगर ठीक से किसान भाई नहीं कर पाते हैं और ख़ास करके वो जला देते हैं इनको, तो इससे क्या होता है, वायु का प्रदूषण होता है, साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है, जैविक पदार्थ की तो बहुत बड़ी हानि होती है, क्योंकि जीवों द्वारा उत्पन्न पदार्थ ही जैव पदार्थ होता है। जैसे हमारे जानवरों से या हमारे पौधों से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उनकी मृत्यु के बाद या जीते हुए,
वो सारे के सारे जैव पदार्थ होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि जैव पदार्थ किसान खो रहा है अगर वो हमारे जो कृषि अवशेष है उनको जला रहा है, उनका सही से प्रबंधन नहीं कर पा रहा। और दूसरी तरफ हम देखें तो ये जो अवशेष है सही तरीके से किसान भाई नहीं कर पा रहे, उनका प्रॉपर ध्यान उसको नहीं दे पा रहे, क्योंकि इनके बहुत सारे लाभ हैं। जैसे मिट्टी में कार्बन पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, नमी को संरक्षित रख सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी आमदनी का ये अतिरिक्त साधन है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमें जो फसल अवशेष प्रबंधन है, जो हमारा कृषि अवशेषों का प्रबंधन है, उसको भली भांति किसान करें, जिससे मिट्टी की जो सेहत है वो अच्छी रहे, पर्यावरण पर बुरा असर ना पड़े, और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी आमदनी में इजाफा हो। सर, हमने अभी जाना कि कृषि अवशेष क्या होते हैं, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कृषि अवशेष प्रबंधन का सीधा अर्थ क्या होता है, और यदि हम अपने किसान भाई बहनों को समझाना चाहें तो हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं आम भाषा में? जी बिल्कुल, देखिए सरल शब्दों में, आम भाषा में, जो किसानों की भाषा है, ये जो हमारे फसल प्रबंधन का जो हमारे कृषि अवशेष प्रबंधन है, इसका अर्थ ये है कि जो हमारे कृषि के अवशेष हैं, जो बचे हुए पदार्थ हैं, उनका वैज्ञानिक, उपयोगी और पर्यावरण अनुकूल ढंग से उनका प्रयोग करना या निपटान करना ही हमारा अवशेष प्रबंधन है। उत्तर भारत में जैसे कई क्षेत्रों में, पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच का समय कम मिलता है। तो ऐसी स्थिति में किसानों को खेत जल्दी खाली करना पड़ता है। तो वो करते क्या है कि पराली में आग लगा देते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। लेकिन यही त्वरित उपाय बाद में क्या करते हैं, जल्दबाजी में हमने जला तो दी पराली, लेकिन फिर उससे वायु प्रदूषण होता है, धुआं होता है, लोगों का सेहत के साथ भी खिलवाड़ होता है, कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं सड़कों पे, और पोषक तत्वों की भी हानि होती है अगर हम फसल अवशेषों को जलाते हैं, और मिट्टी की खराबी का कारण बनता है। इसलिए आजकल हम देखने में महसूस कर रहे हैं कि जो पराली प्रबंधन है, खास करके धान की पराली या गन्ने की जो पत्तियां हैं, इनका एक मुद्दा जो है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अब बात यह है कि अवशेषों को जलाने की बजाय इनके बहुत सारे उपयोग हैं जो हम खेतों में सीधे मल्च के रूप में कर सकते हैं। मल्च का मतलब होता है पलवार, यानी हम मिट्टी के ऊपर इनको बिछा सकते हैं फसल की बुआई करने के बाद, जिससे नमी का संरक्षण रहता है, और साथ ही साथ मिट्टी में मिलाया भी जा सकता है और चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि धान की पराली को मशीन से काट के, जो कुट्टी काटने की मशीन होती है, उसको हरे चारे के साथ मिलाकर पशुओं को बड़ी सुगमता के साथ खिलाया जा सकता है, या फिर इसकी कंपोस्ट बहुत अच्छी बनती है। हमारा पूसा डिकम्पोजर है, उसका प्रयोग करके भी आप कंपोस्ट बना सकते हैं। साथ ही साथ बायोगैस बनती है, और दूसरे उद्योग हैं उनमें भी बहुत जो है इनका उपयोग होता है। मान लीजिए कई जगह पे आजकल गत्ता बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें बन रही है जहाँ पे इनका प्रयोग किया जा सकता है। यानी अवशेषों की समस्या नहीं है, बल्कि संसाधन के रूप में हमारे किसानों को इन अवशेषों को देखना चाहिए। ये वेस्ट नहीं है, ये आपकी वेल्थ है। तो सर, आपने बताया कि कृषि अवशेष प्रबंधन करने के समय जो किसान भाई बहन है वो पराली जलाते हैं, जिसकी वजह से फसलों को बहुत हानियां पहुंचती। तो वो क्या क्या हानियां हो सकती हैं सर? निश्चित तौर पे जैसे आपने पूछा, तो ये तो बहुत ही गंभीर हानियां इससे होती हैं। सबसे पहला है कि वायु प्रदूषण बढ़ता है इससे, और दिल्ली जैसे शहर में जैसे हम रहते हैं सभी जानते हैं, और धुआं वातावरण में फैलता है, जिससे हमारा मानव स्वास्थ्य और पौधों का भी स्वास्थ्य इससे प्रभावित होता है। दूसरा, मिट्टी का जो ऊपरी सतह का तापमान बढ़ जाता है। तापमान जब बढ़ता है, जैसे हम जलाते हैं फसल अवशेषों को या अन्य प्रकार के अवशेषों को, तो मिट्टी में रहने वाले जो जीव होते हैं उन पे असर आता है, उनकी हेल्थ पे असर आता है। तो ये एक खतरनाक साइन है एक तरह का, जिसमें के जो सूक्ष्म जीव होते हैं लाभकारी, वो नष्ट हो सकते हैं। तीसरा, पराली अवशेष जो है ये हमारे, इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, ये बड़े अच्छे पोषक तत्व होते हैं हमारे पौधों के लिए, मिट्टी के लिए। इनका ह्रास हो जाता है जब हम जलाते हैं। फास्फोरस उड़ जाता है, नाइट्रोजन उड़ जाता है, कार्बन उड़ जाता है, तो इससे पोषक तत्वों का नुकसान होता है। और चौथा और आखिरी नुकसान ये है कि मिट्टी की संरचना बिगड़ जाती है, क्योंकि इससे मिट्टी के अंदर जैविक कार्बन नहीं रह पाता पर्याप्त मात्रा में। तो संरचना अगर मिट्टी की बिगड़ती है तो उसकी जल धारण क्षमता घटती है, साथ ही साथ उसमें जड़ों का विकास अच्छा नहीं हो पाता, और तीसरी बात यह है कि उससे आखिरकार जो उत्पादकता है उसमें कमी आ जाती है। तो सर, अब एक ये भी सवाल उठता है कि क्या ये जो अवशेष हैं
ये सिर्फ हानि ही पहुंचाते हैं फसल को, या फिर इसके कुछ उपयोगी फायदे भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कुछ नहीं, इसके बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। यदि अवशेष को मल्च के रूप में जैसे हमने खड़ा छोड़ दिया या मिट्टी में हमने उसको मिला दिया, बहुत सारे काम करता है। खास करके अगर मैं मल्च की बात करूं तो ये अवशेष क्या करेंगे, मिट्टी की नमी को सुरक्षित रखते हैं, साथ ही साथ जो तापक्रम है उसका मॉडरेशन करते हैं। जैसे जाड़ों में सर्दी होती है, ठंड होती है, मिट्टी भी ठंडी हो जाती है, लेकिन अगर उसके ऊपर फसल अवशेष हैं तो वो मिट्टी को गर्म कर देती है। और दूसरी तरफ अगर हम गर्मियों की बात करें, जैसे अब गर्मी आने वाली है, तो मिट्टी हमारी ज्यादा गर्म हो जाती है। अगर फसल अवशेष हैं तो वो मिट्टी को ठंडा करते हैं, यानी दोनों काम करते हैं और दोनों दशाओं में ये लाभकारी रहते हैं। दूसरा, खरपतवारों को भी ये काफी दबा देते हैं, क्योंकि इनका अंकुरण तो हो जाता है लेकिन ऊपर उनकी बढ़वार को ये रोक देता है। और धीरे धीरे सड़कर मिट्टी में ये जो हमारे फसल अवशेष हैं, जैविक पदार्थ भी उसमें जोड़ते हैं। यदि इसे मिट्टी में मिला दिया गया हो तो कार्बनिक पदार्थ बढ़ता है और पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ती है। यानी कहने का मतलब ये है कि सही प्रबंधन के साथ यदि अवशेष मिट्टी के लिए पोषण और संरक्षण दोनों का काम करते हैं। तो सर, हमें फसल अवशेष प्रबंधन करते समय दो शब्द बहुत सुनने को मिलते हैं, एक तो है इन सीटू और एक है एक्स सीटू। तो इनका क्या अर्थ होता है? जी बिल्कुल, अंग्रेजी भी किसान भाई समझने लगे हैं। अब वो बात नहीं है, मोबाइल भी सब किसान भाई चलाने लग रहे हैं, अब इंटरनेट भी देखने लगे, मंडियों के भाव देखने लगे, अब वो समझते हैं इन चीजों को। लेकिन फिर भी इन सीटू का मतलब ये होता है कि हम खेत के अंदर ही उनका प्रयोग करें। एक्स सीटू का मतलब ये होता है कि हम अपने जो फसल अवशेष हैं उनको खेत से दूर ले जाएं, अपने घर पे ले जाएं, चारे के रूप में इस्तेमाल करें, या उसका कंपोस्ट बनाएं, या उसको बेच दें। जो दूसरे हमारे डेयरी वाले लोग होते हैं जिन्हें भूसे की या पराली की या हमारे फसल के अवशेषों की जरूरत होती है, उनको किसान भाई बेच सकते हैं। तो वो एक तरह का एक्स सीटू हो गया। तो इन सीटू अगर प्रबंधन की बात करें तो जैसे कि अभी बात चल रही थी कि भाई उसकी मल्चिंग की जा सकती है, मिट्टी में उन्हें मिलाया जा सकता है। और एक्स सीटू प्रबंधन जैसे मैंने बताया कि भाई पशु चारा है, कंपोस्ट है, बायोगैस है, बायो एनर्जी, पैलेट, ब्रिकेट, और सबसे महत्वपूर्ण है कि मशरूम उत्पादन में धान की पराली का बड़ा अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। और बहुत सारे उद्योग धंधे ऐसे हैं जहां पे इस तरह के कृषि अवशेषों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ, किसान के सामने भी जो है कुछ समस्याएं हैं, और खास करके मशीनों का प्रयोग करके हम इनका प्रबंधन अच्छे से कर सकते हैं। और इसमें किसान को जो है मशीन की उपलब्धता का होना भी बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो स्थानीय बाजार है उसमें भी फैलाव लाने की ज़रूरत है। तो सर, अभी तो हमने इन सीटू के बारे में जाना, तो इन सीटू प्रबंधन में कौन कौन सी मशीनों का उपयोग होता है, इस बारे में भी मैं जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, देखिए, अगर खेत के अंदर भूसे का प्रबंधन करना है, यानी किसान भाई आप समझ चुके कि हम खेत के अंदर भी अपने भूसे का प्रबंधन कर सकते हैं, अपने फसल के जो दूसरे अवशेष हैं उनका भी प्रबंधन कर सकते हैं। हाँ, कुछ अवशेषों के प्रबंधन के लिए आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी। अब मान लीजिए अरहर के अवशेष हैं, अरहर हमारी उगती है और उसकी पत्तियां खेत में गिर जाती हैं, तो वो बड़ी आसानी से मिट्टी में मिलाई जा सकती हैं। लेकिन हाँ, धान की पराली है, गेहूं का भूसा है, वहाँ पे किसान भाइयों को दिक्कत आती है, खास करके जब कंबाइन मशीन से हार्वेस्टिंग की जा सकती है। तो ऐसी दशा में जब हमें इन सीटू फसल अवशेषों का प्रबंधन करना होता है तो हैप्पी सीडर मशीन है, किसान जानते हैं, सुपर सीडर है, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम है, मल्चर मशीन आ रही है। मल्चर बहुत सारे फसलों में प्रयोग में किसान ला सकते हैं, थ्रेडर है, रोटावेटर है, रिवर्सिबल एमबी प्लाव, मोल्ड बोर्ड प्लाव होता है, यानी हल होता है एक मोल्ड बोर्ड। इन मशीनों की मदद से जो है किसान पराली जलाए बिना भी खेत में ही अपने जो अवशेषों का प्रबंधन कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगली फसल की बुआई कर सकते हैं। हैप्पी सीडर तो पंजाब का, हरियाणा का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अब हर किसान जानता है इसके बारे में कि फसल अवशेषों के रहते हुए भी आप अगली फसल की बुआई इस मशीन से कर सकते हैं। तो सर, कई बार किसानों का ये सवाल होता है कि मशीनें बहुत महंगी होती हैं, तो क्या सरकारें कोई सहायता देती हैं इससे संबंधित? जी बिल्कुल, सरकार आगे बढ़ के जो है वो किसानों की सहायता कर रही हैं, और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कई योजनाओं के तहत किसानों को जो है मशीन खरीदने पर अनुदान दिया जा रहा है, छूट दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा समूहों और सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों जिनको हम FPO कहते हैं, और पंचायतों के भी मशीन
उपलब्ध कराने के लिए सहायता दी जा रही है, ताकि छोटे किसान भी जो किराया लेकर मशीनों का प्रयोग कर सकें। इसमें दोनों की जीत होती है। जो कस्टम हायरिंग सेंटर चलाता है, किराए पे मशीन देता है, उसकी भी आमदनी बढ़ती है, और जो किसान इनका प्रयोग करता है उसको भी कम दामों में मशीनें किराए पे मिल जाती हैं, उसका भी फायदा होता है। इसलिए इस दिशा में सरकार बहुत महत्वपूर्ण कदमों को जो है उठा रही है। तो सर, अभी आपने किराए पर मशीन उपलब्ध कराने की बात कही, तो ये कस्टम हायरिंग सेंटर की व्यवस्था कैसे काम करती है, इस बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आजकल गांव में किसान काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, और जो किसान जिनके पास अच्छा पैसा हो जाता है और जो अफोर्ड कर सकते हैं या कई बार लोन भी ले लेते हैं, वहाँ इस तरह के केंद्र विकसित हो रहे हैं। और ये ऐसे केंद्र होते हैं जहाँ किसान अलग अलग तरह की मशीनों को जो है किराए पर ले सकते हैं और कम दामों में जो है किराया होता है इनका। और ये जो व्यवस्था है छोटे किसानों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि एक छोटा किसान 10 तरह की मशीनें नहीं खरीद सकता, नहीं रख सकता, और महंगी भी होती हैं मशीनें। तो हाँ, गांव का क्षेत्र में कस्टम हायरिंग अगर सेंटर खोल दिया जाता है तो वहाँ सब तरह की मशीनें छोटे किसानों के लिए भी उपलब्ध रहती हैं। तो सर, क्या इन अवशेषों से खाद तैयार करना संभव होता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी खाद यानी कंपोस्ट खाद इनसे बनाई जा सकती है। जैसे धान की पराली है, गेहूं के अवशेष हैं, सूखी पत्तियां मिल जाएं कहीं से, यहाँ तक कि जो हमारे फल वृक्ष होते हैं या दूसरे तरह के वृक्ष खेती बाड़ी में होते हैं, उनकी पत्तियों से भी हम कंपोस्ट बना सकते हैं। और अब किसानों को यही चाहिए कि इन्हें जलावे ना, और जलाने के बाद जो गड्ढे होते हैं आपके गड्ढों में इन पत्तों को भर सकते हैं। बीच बीच में अगर गोबर भी मिल जाता है, गली सड़ी खाद 2, 4, 10 किलो, तो उसको भी डालते रहें। इससे आपकी बहुत अच्छी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी, और इस कंपोस्ट खाद को वापस आप अपने खेत में डाल सकते हैं। तो सर, कई बार ये भी सुनने में आता है कि पराली और कृषि अवशेषों से ऊर्जा बनाई जा सकती है, तो ये किस प्रकार संभव है? जी बिल्कुल, ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है, यानी बिजली बनाई जा सकती है, ये भी संभव है। और बहुत सारे उत्पाद हैं जो फसल अवशेषों से आजकल बनाए जा रहे हैं। तो जो हमारे कृषि अवशेष हैं, ये ऊर्जा का आजकल बहुत ही अच्छा स्रोत है। इनमें जैसे बायोगैस की बात चल रही है आजकल, बायो CNG है, बायोमास आधारित ईंधन है, बिजली है, पैलेट और ब्रिकेट तैयार किए जा सकते हैं। और यदि बड़े स्तर पर संगठित ढंग से संग्रहण यानी इनको इकट्ठा और प्रसंस्करण किया जाए, तो ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षा और जो हमारी स्वच्छ ऊर्जा है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है। और इससे दोहरा लाभ होता है, एक तरफ तो जो हमारे अवशेष हैं उनका उचित प्रबंधन होता है, और दूसरी तरफ हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो क्यों ना हम इस तरह के काम में शामिल हों। तो सर, कृषि अवशेष में समुचित प्रबंधन से किसानों की आय बढ़ सकती है? जी बिल्कुल बढ़ेगी, और यदि इन अवशेषों का संगठित उपयोग हो तो किसान को अतिरिक्त आय भी मिल सकती है। उदाहरण के लिए चारे के रूप में, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट के रूप में, बायोगैस इकाई हेतु, मशरूम उत्पादन में, बायोमास पैलेट और ब्रिकेट उद्योग के लिए, जैविक खाद या मल्च के रूप में बहुत सारे इसके प्रयोग हैं जहां से हम आमदनी अपनी बढ़ा सकते हैं। और यदि स्थानीय स्तर पर संग्रहण किया जाए, इकट्ठा किया जाए, प्रसंस्करण किया जाए और एक ही साथ मिलकर उसका विपणन किया जाए, FPO के थ्रू भी किया जा सकता है, तो कृषि अवशेष हमारे किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का साधन बन सकते हैं। तो सर, कृषि अवशेष प्रबंधन के अलग अलग तरीकों के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि मिट्टी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? निश्चित तौर पे अगर जलाने के बजाय जो हमारे कृषि के अवशेष हैं उनको खेती में अगर प्रयोग लाया जाता है और मिट्टी में मिलाया जाता है या मल्च के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो निश्चित तौर पे हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ता है और मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ती है, और साथ ही साथ नमी इकट्ठा रहती है, नमी नहीं उड़ने पाती है या कम उड़ती है। और जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं जो कि बहुत ही लाभकारी होते हैं, खास करके पोषक तत्वों की उपलब्धता में, उनकी क्रियाशीलता में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। और अवशेषों को मिट्टी में मिलाने से कुल मिला के एक पोषक तत्वों की पुनः उपलब्धता होती है। यानी एक बार पौधों ने पोषक तत्वों को ले लिया और वापस अगर हमने उन अवशेषों को मिट्टी में मिला दिया तो एक तरह की रिसाइकलिंग हो गई, यानी पुनर्उपलब्धता हमारी जो मिट्टी को हो जाती है और फिर वो पौधों को वापस मिल जाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सर, अभी हमने जाना कि कृषि अवशेष प्रबंधन से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो आगे चलते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कृषि अवशेषों के समुचित प्रबंधन क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या सामने आती हैं? निश्चित तौर पर चुनौतियाँ ज़रूर आएंगी और आती भी हैं। हालांकि इस दिशा में बड़ी खुशी की बात है कि अब बहुत कम मात्रा में हमारे देश के किसान, खास करके पंजाब, हरियाणा,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अन्य भागों के किसान, अब इन्होंने जो है परालियों को, अपने फसल अवशेषों को काफ़ी हद तक जलाना कम कर दिया है। इसका असर आया है क्योंकि उनको कुछ विकल्प दिए गए हैं, विकल्प मिल रहे हैं, आगे किसान बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चुनौतियां रह ही जाती हैं। अब जैसे कि समय की कमी की बात है, वो अब भी रहती है। इसके अलावा मशीनों की कमी और उपलब्धता कम है। हालांकि पहले के मुकाबले ये अनुपलब्धता कम हुई है। छोटे हमारी जुताई के क्षेत्र हैं, छोटे छोटे किसान हैं, और खास करके जो अवशेषों को बेचने की बात आती है तो स्थानीय बाजारों का भी अभी अभाव है। जागरूकता की कमी है, किसान अच्छे से और सही में नहीं समझ पाते कि ये फसल अवशेष का जलाना ठीक नहीं है, और खास इनका अगर हम खेती में प्रयोग करते हैं तो किसानों को एकदम लाभ या पैसे की फॉर्म में लाभ नहीं मिल पाता। जो अप्रत्यक्ष लाभ होता है उसको किसान नहीं समझ पाते। तो सर, भारत में इस दिशा में कौन कौन सी पहले महत्वपूर्ण है, खासकर सरकारों की तरफ से? बिल्कुल, सरकार हो और तमाम तरह की संस्थाएं हैं हमारे देश में, इस दिशा में काफ़ी प्रयासरत हैं और आगे भी रहेंगी। भारत में कृषि अवशेष प्रबंधन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पहले की गई है इस दिशा में, और इनमें फसल अवशेष प्रबंधन योजनाएं, कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम, मशीनों का जैसे मैंने बताई थी कि उस पर सब्सिडी दी जाती है, अनुदान दिया जाता है। दूसरी तरफ कस्टम हायरिंग सेंटर हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ट्रेनिंग के माध्यम से, और तमाम अन्य रेडियो, टीवी, जैसे आपसे आज चर्चा हो रही है, तो ये भी एक साधन है किसानों को जागरूक करने का। तो इस दिशा में तमाम तरह के जागरूकता अभियान किए जा रहे हैं, और ख़ास करके ऐसे कार्यक्रम तो बहुत ही किसानों को लाभ पहुँचाएंगे। और साथ ही साथ बायो एनर्जी कार्यक्रम है, उनमें भी ज्ञान दिया जाता है किसानों को, और अवशेष आधारित जो उद्योग धंधे हैं उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरह की नीतियां हमारी बनाई जा चुकी हैं। इसके अलावा जो हमारे शोध संस्थान हैं, ICR के हों, चाहे कृषि विश्वविद्यालय हो, कृषि विज्ञान केंद्र हो, और तमाम अन्य संबंधित जो डिपार्टमेंट हैं हमारे कृषि के, वो प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, और साथ ही साथ किसानों को तकनीकी ज्ञान भी दे रहे हैं, और उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, यानी उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं इस दिशा में किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। अर्थात इस क्षेत्र में अब नीति, तकनीकी और जागरूकता तीनों स्तरों पर लगातार काम चल रहा है, और आने वाले समय में इसके लाभ हम देख पाएंगे। तो सर, अंत में आप जाते जाते हमारे किसान भाइयों बहनों और ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, मेरा संदेश यही है कि कृषि अवशेषों को बोझ न समझे किसान। ये बेकार नहीं है, ये व्यर्थ पदार्थ नहीं है, ये आपकी संपत्ति है, आपकी वेल्थ है। यही पराली, भूसा, डंठल, पत्तियां और गोबर की खाद, पशुधन, ऊर्जा, ये एक दिन किसानों की आय के मजबूत स्रोत बन सकते हैं। हालांकि अभी तक भी बने हुए हैं। जो किसान समझदार हैं उन्होंने इसको आमदनी का स्रोत बना रखा है, और जो नहीं समझ पाए, मैं आशा करता हूं कि वो भी इसको समझेंगे। और अवशेषों को जलाना सबसे आसान उपाय होता है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि इससे हमारे प्रदूषण होता है, मिट्टी का स्वास्थ्य पे असर आता है, और बहुत भारी मात्रा में पोषक तत्वों का ह्रास होता है। इसके विपरीत अगर किसान वैज्ञानिक तरीके से अवशेषों का प्रबंधन करें तो पर्यावरण की वो रक्षा कर पाएंगे, अपनी खेती को टिकाऊ बना पाएंगे, अपनी मिट्टी की उर्वरता क्षमता को बढ़ा पाएंगे। और आज ज़रूरत है सोच बदलने की, तकनीकी अपनाने की, और कृषि अवशेषों को संसाधन मानने की। तो सर, कृषि अवशेष प्रबंधन से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण और इतनी उपयोगी ढंग से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, आज की इस चर्चा से यह स्पष्ट है कि कृषि अवशेष कोई बेकार चीज नहीं है, बल्कि यह एक बहुमूल्य संसाधन है। यदि इनका सही प्रबंधन किया जाए तो इससे मिट्टी सुधर सकती है, प्रदूषण कम हो सकता है और ऊर्जा बन सकती है। किसान की आय भी बढ़ सकती है। इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम में हमें दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे एक नई उपयोगी विषय के साथ। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हमारी अनूठी श्रृंखला हमारी शान भारतीय किसान, जिसके प्रायोजक हैं श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, और इसके प्रस्तुतकर्ता हैं रेडियो तरंग 90.0 FM। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कड़ी पसंद आई होगी। यदि आपका इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें ईमेल कर सकते हैं radiotarang@rla.du.ac.in पर। कार्यक्रम की संचालक हैं खुशी शाक्या,
कार्यक्रम का संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने और कार्यक्रम के मार्गदर्शक हैं प्रोफेसर राकेश कुमार।